नमस्कार साथियों, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा चैनल द लॉजिकल स्किल। आज रविवार है और आज कुछ करंट अफेयर्स मिला नहीं, तो हमने सोचा कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आते हैं जो इस समय सुर्खियों में। तो आइए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल 355 अभी काफ़ी चर्चा में है। मणिपुर में बहुत हिंसा हुई, वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया और हालात बद से बदतर हो गए। हालांकि अब स्थिति सुधार में है, लेकिन वहाँ पे सरकार ने आर्टिकल 355 का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तो ये आर्टिकल 355 है क्या, इसके बारे में हम आज जानेंगे और भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, उसके क्या अधिकार हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 355 अनुच्छेद 355, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 355 के बारे में केंद्र सरकार ने मणिपुर में राज्य की सुरक्षा का प्रभार लेने के लिए, सुरक्षा का प्रभार आर्टिकल 355 में केंद्र सरकार के पास हो जाता है। तो आर्टिकल 355 में राज्य की सुरक्षा का प्रभार लेने के लिए अनुच्छेद 355 का प्रयोग किया है, यानी उसको लागू किया है। आर्टिकल 355 एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आने वाले परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है, चूंकि ये काफी चर्चा में है। आर्टिकल 355 के बारे में हम जानते हैं, अनुच्छेद 355 के बारे में, कि यह अनुच्छेद 352 से 360 तक भारत के संविधान के भाग 18 में निहित आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर के 1960 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है। उसी के तहत अनुच्छेद 355 जो है वो ये बताता है कि यह केंद्र सरकार को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण, अगर आंतरिक गड़बड़ी अगर देश में होती है, देश के अगर किसी हिस्से में, या फिर उस हिस्से में बाहरी आक्रमण होता है, तो उस समय वहां की सुरक्षा का प्रभार केंद्र सरकार ले लेती है और के खिलाफ। तो वही जान रहे हैं कि यह केंद्र सरकार को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है। कौन देता है? आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 केंद्र सरकार को आंतरिक गड़बड़ी और बाह्य आक्रमण के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए इसका अधिकार देता है। और उसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए। किसी भी राज्य में अगर इस तरह की बात आती है कि वहां पर आंतरिक गड़बड़ी या बाह्य आक्रमण हो रहा है, तो उसमें सरकार को आर्टिकल 355 का उपयोग करके और वहां पे जो भी आवश्यक कदम है वो अपने हाथ में लेकर के और उसे करने का बल देता है, करने का अधिकार देता है। तो ये था आर्टिकल 355, जो कि काफी चर्चा में है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला जो चर्चा में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि पुरातत्वविदों ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कई पुरातात्विक खजाने की खोज की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से पुरातत्वविदों ने कई पुरातात्विक खजाने की खोज की, तो ये काफी चर्चा का विषय है। तो आइए इसी क्रम में बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में हम कुछ जानते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है कहाँ? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कहाँ स्थित है? स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये पार्क कहाँ स्थित है?
तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के उमरिया में यह स्थित है। मध्य प्रदेश के उमरिया में, मध्य प्रदेश के उमरिया में ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्थित है। और ये जो है इसका, ये विंध्य पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है उसमें ये फैला हुआ है। कहाँ पे है? विंध्य पहाड़ी में, विंध्य पहाड़ी में फैला, विंध्य पहाड़ी में फैला हुआ है। 1968 में 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1968 में, 1968 में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कब बनाया गया? यानी कि नेशनल पार्क 1968 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1993 में, 1993 में, 1993 में इसे बाघ अभयारण्य बनाया गया। बाघ अभयारण्य 1993 में बाघ अभयारण्य, 1993 में क्या बनाया गया? बाघ अभयारण्य बनाया गया। 1993 में इसे बाघ अभयारण्य बनाया गया। और ये जो बाघ अभयारण्य है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये उद्यान प्रसिद्ध है। और यहाँ जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाघों का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है बाघों का जनसंख्या घनत्व भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। बाघों का जो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने जाना। और एक और टॉपिक है जो कि काफी प्रचलित है अभी, उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसको मिटाएंगे और उसके बाद उसके बारे में बताते हैं। एक और आजकल काफी चर्चा में है और प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो इसको हम मिटाते हैं। और कलादान मल्टी मॉडल पारागमन परिवहन परियोजना क्या है? कलादान मल्टी मॉडल, कलादान मल्टी मॉडल पारागमन परिवहन योजना। ये जो है परियोजना
इस परियोजना में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से लेकर के म्यांमार के सितवे पोर्ट तक एक परिवहन के लिए व्यवस्था किया गया है, जिससे माल ढुलाई के लिए ये व्यवस्था किया गया है। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है। तो कहां से कहां तक है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से सितवे पोर्ट मतलब बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में है और एक बहुत बड़ा पोर्ट है। और यह कोलकाता को म्यांमार के रखाइन जिले के सितवे पोर्ट से यह जोड़ेगा। कहां से जोड़ेगा? कोलकाता को म्यांमार में कौन सा है? रखाइन जिले। रखाइन वहां का जिला है म्यांमार का। रखाइन जिले, माफ करिएगा, राज्य है वहां का। रखाइन राज्य है। रखाइन राज्य के सितवे पोर्ट यानी बंदरगाह से जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? कोलकाता को म्यांमार में रखाइन राज्य के सितवे, ये इंपॉर्टेंट है, सितवे बंदरगाह से जोड़ेगा। और इससे जो चिकन नेक कॉरिडोर है, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि इधर शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने का एकमात्र जो रास्ता है, चिकन नेक कॉरिडोर जिसे बोलते हैं, उसके बारे में एक विस्तृत क्लास लेकर के आएंगे, तब वो समझ में ज़्यादा आएगा। तो शेष भारत से जो पूर्वोत्तर भारत के जाने का जो रास्ता है वो बहुत छोटा रास्ता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस पर काफ़ी दबाव है, क्योंकि पूरे भारत से जो भी परिवहन की सुविधाएं हैं, चाहे वो माल ढुलाई हो, यात्रा हो, रेल हो, जो भी हो, बस उसी रास्ते से होती है। तो काफ़ी दबाव है उस पर। तो ये बंदरगाह बन जाने से सीधे कोलकाता से लेकर के और लगभग 500 किलोमीटर जो बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में सीधे हम म्यांमार पहुंचेगी। यहाँ कोलकाता से म्यांमार पहुंचेगी, और जिससे सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कॉरिडोर पर से काफ़ी दबाव कम होगा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। एक और करंट अफेयर्स आज निकल के आया है कि हम पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। और इसके लिए थीम को घोषित किया गया है। इसका जो क्या थीम होगा, तो इसका थीम क्या होगा? पर्यावरण 5 जून पर्यावरण दिवस 2023 का क्या थीम होगा? 2023 में जो 5 जून को मनाया जाएगा, तो उसका थीम होगा बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया जाएगा 2023 में, इसकी थीम होगी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये था हमारा आज का क्लास। आपको क्लास कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जब भी वीडियो अपलोड होगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और अच्छे और नए क्लास के साथ। धन्यवाद।